क्लियर है? So audio is clear. So the last class we were discussing, मेरे ख्याल से deformation calculation कर रहे थे. We were talking about calculation of deformation. 5-6 cases कर लिए थे हमने. 5-6 cases we have done. Some problems are also being discussed on that. तो उसी को कंटिन्यू करेंगे. We'll continue with that only. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Offline Center for GATE and EAC is live now. Classes will be starting from the last week of the March. For existing plus and iconic learners, 50% off is available. You can scan this code in order to get the more information. Then जिन लोगों ने भी गेट का एग्जाम दिया था कैन यूज दिस रैंक प्रेडिक्टर इन ऑर्डर टू चेक देयर रैंक. आगे गेट का रिजल्ट भी आने वाला है, मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में आ जाएगा गेट का रिजल्ट भी. चलिए, सो एक बार पिक्चर शेयर करना. लास्ट टॉपिक कहाँ तक डिस्कस किया था, कौन सा केस था हमारा, व्हाट वाज द लास्ट केस. प्रॉब्लम्स भी अपलोड कर देते हैं. शेयर द पिक्चर. कौन सा था हमारा लास्ट केस. मटेरियल सब्जेक्टेड टू रिजिड बॉडी मूवमेंट. इसके ऊपर प्रॉब्लम भी करा दी थी हमने. केस 6 था. सो मटेरियल सब्जेक्टेड टू रिजिड बॉडी मूवमेंट. सो प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग डन. तो अगला केस लेते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द केस. सो नेक्स्ट ऑफ द केस. तो केस 7 मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी एक सवाल करा ही दिया था मैंने. तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था, इसलिए डायरेक्टली सॉल्व हो गया था. नेक्स्ट इज द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट. तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट केस. अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा स्ट्रक्चर्स का, बट कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है. अब क्या है इनडिटरमिनेट केस. कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके अननोन फोर्सेस हैं मेंबर के अंदर, अगर आप वो बेसिक इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका मतलब वो डिटरमिनेट केस है. पर लास्ट में एक सवाल क्या था आपने, लास्ट क्लास का लास्ट सवाल उठाना, उसमें आपके सारे जो अननोन्स हैं वो बेसिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से नहीं निकल पाए थे. हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करी थी. अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या थी, उस बात को समझने के लिए सवाल ही उठा लेता हूँ. कौन सा सवाल कराया था लास्ट मैंने. लास्ट प्रॉब्लम ये थी हमारी. दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम. ये लास्ट प्रॉब्लम करी थी जिसमें आपने फोर्सेस निकाले थे दोनों वायर के अंदर. तो लास्ट में आपने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करी थी. इन दोनों डिफॉर्मेशन को रिलेट किया था आपने. डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ दी वायर्स वर बीइंग रिलेटेड. सिमिलर ट्रायंगल लगाया था आपने, तो वो एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी. दैट वाज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. तो ये इंडिटरमिनेट केस था. तो अगर आपके सामने कोई इंडिटरमिनेट केस आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है वो सफिशिएंट नहीं होंगी अननोन निकालने के लिए. तो आपको कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी साथ में लगानी पड़ जाएगी. इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम इंडिटरमिनेट बोल देते हैं. अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है. दिस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट. प्रॉब्लम कराई दिया था, फॉर्मली मैंने वो केस यहाँ मेंशन करा दिया. सो वी कैन से क्या बोल सकते हैं इसमें. वी कैन से द फोर्सेस in different components, if the forces in different components of the member, forces in different components of the member in a structure. So the forces in different component of the member in the structure is computed by equation of statics. Is computed by equation of statics. Equation of statics बोले तो जैसे नेट फोर्स 0 है, नेट मोमेंट 0 है. It is termed as what? It is termed as statically determinate structure. It is termed as statically determinate structure. इसको statically determinate structure बोल देते हैं. जैसे समझने के लिए एग्जांपल, तो
स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लो एग्जांपल ले लो एक कोई सा भी। Let suppose this is the structure. ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। लेट सपोज एक्सटर्नल लोडिंग इज पी, ये डिस्टेंस ले लो ए और बी, इसको सपोर्ट को बोल दो ए, सपोर्ट को बोल दो बी, ए और बी नीचे उतार दो। सो अननोन क्या है यहाँ पे हमारे पास? ओनली रिएक्शन एट ए एंड बी। रिएक्शंस भी मार्क कर लो अगर मार्क करनी है तो। सो रिएक्शन एट ए आर ए, दिस इज आर बी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, तो इसको हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं आर ए आर बी। तो कैन आर ए आर बी भी फाउंड विद द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ओनली? क्या आर ए आर बी कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से? दो अननोन है, कैन बी फाउंड डायरेक्टली। कैसे निकाल सकते हैं? पहली इक्वेशन क्या लगा सकते हैं? सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो। तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो तो बोलेंगे आर ए प्लस आर बी कितना है? बी के बराबर है। दूसरा बोल देंगे नेट मोमेंट एट, कहीं पर भी जीरो ले लो, बी पे जीरो ले लिया, तो बी पे जीरो ले लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर ए इंटू ए प्लस बी माइनस पी इंटू बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। आ गया आर ए। कितना है आर ए? आर ए हमारा पी बी अपॉन ए प्लस बी। तो फिर आर बी की वैल्यू कितनी हुई? पी ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाए with the help of the equation of static equilibrium. The structure is termed as statically determinate structure. पर अगर यही अननोन आप इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से नहीं निकाल पाते, स्ट्रक्चर को बोलता मैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तब अननोन निकालने के लिए मुझे किसकी मदद लेनी पड़ जाती? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की मदद लेनी पड़ जाती। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख दिया, वी कैन से इफ हाउएवर द फोर्सेस, if however the forces can't be determined, if however the forces can't be determined by equations, by equation of statics, it is termed as what? क्या बोल देंगे इसको? It is termed as statically indeterminate structure. Statically indeterminate structure. Indeterminate structure. और इन केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं? And in such cases, to find the additional unknown force, compatibility equation is used. अननोन फोर्स निकालने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करेंगे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इज यूज्ड। एक एग्जांपल लास्ट क्लास में कराया था, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, अभी खत्म ये वाला केस भी। नोट करो इसे।
डन। डन, तो अप्लाई करो इसे, देखो इसके ऊपर सवाल। ये तो हो ही गया था। चेक दिस प्रॉब्लम। देखो क्या है ये सवाल। A rigid bar A, B and C, D as shown are supported by the pins at A and C. A और C पे पिन लगी हुई है, ठीक है। एंड टू रॉड्स, दो रॉड कौन कौन सी है? अच्छा, एक ऊपर एल्यूमिनियम की रॉड है और एक स्टील की रॉड है, ठीक है। एल्यूमिनियम लेंथ दे रखा है, एरिया दे रखा है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दे रखी है, लेंथ दे रखा है, एरिया, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम फोर्स P that can be applied as given if its vertical movement is limited to 5 mm। अच्छा, वर्टिकल मूवमेंट 5 mm में लिमिटेड है। So vertical movement is limited to be 5 mm. Neglect the weight of all the members. ठीक है, निकालो भैया कितनी वैल्यू है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैलकुलेट करके दो कितना आ रहा है। स्टील एक्सटेंशन, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन, ए बी और सी डी तो रिजिड बार है हमारे। दीज टू आर रिजिड बार्स। ए बी सी, इसको डी बोल दो, दिस इज डी। तो पी की मूवमेंट आपको 5 mm तक रिस्ट्रिक्ट करके दी हुई है। तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका। सो चेक द फ्री बॉडी डायग्राम। देखो, लोड अप्लाई किया आपने सी डी बार के ऊपर, सी और डी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा नीचे। डिस्प्लेस होगा तो स्टील बार एक्सटेंड हो जाएगी, तो एक्सटेंशन निकल के आएगी सी डी बार के अंदर। सी डी बार में एक्सटेंशन आएगी और बी पॉइंट पे ये लोड ट्रांसफर होगा, तो ए बी बार भी क्या होगा, ए बी बार भी नीचे डिफ्लेक्ट होगा। तो एल्यूमिनियम की जो रॉड है वो भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो एक्सटेंशन मिलेगा आपको बी डी के अंदर, एक्सटेंशन मिलेगा एल्यूमिनियम वाली जो बार लगी हुई है या जो रॉड लगी हुई है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करा रहे हो तो इसमें है टेंशन, सेम अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए सबका अलग अलग, मैं उनकी विड्थ नहीं दिखा रहा, मैं आपको बस फोर्सेस दिखा रहा हूँ। विड्थ दिखाऊंगा तो डायग्राम और लंबा हो जाएगा। यहाँ पे बीच में एल्यूमिनियम भी लगी हुई है ना, ऊपर बनाते हैं थोड़ा। फिर यहाँ पे स्टील लगा हुआ है बीच में, और फिर लास्ट में हमारे पास एक और रिजिड बार है। तो मैंने उसको थोड़ा ब्रेक कर दिया ताकि फोर्सेस दिखा पाऊँ, सो दैट आई एम एबल टू शो दी फोर्सेस। देखो भैया फोर्सेस कौन कौन से। ये एक्सटेंड होगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया रखा है हमने पी, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 mm की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है इसने। इसको पुल कर रहे हो, इसी बार के ऊपर हमारी स्टील का बार पुल होगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। स्टील का बार इसको पुल करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगी, और ये फोर्स यहाँ पे आ गई। लो, सारे फोर्सेस दिखाती, एक बार चेक कर लेना डायरेक्शंस। चेक दी डायरेक्शंस। ये एक्सटर्नल लोड आपने लगाया पी, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, ये सारे 3 मीटर है। दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर। ये ए है, बी है, सी है, और ये डी है।
ये हमारा जो लोड डेवलप हुआ स्टील के अंदर, तो फोर्स डेवलप्ड इन दी स्टील, सो फोर्स डेवलप्ड इन दी स्टील, एक्सटेंशन होगी फोर्स डेवलप इन दी स्टील, और ये हमारी फोर्स डेवलप हुई है जो एल्यूमिनियम के अंदर, दिस इज द फोर्स डेवलप इन द एल्यूमिनियम। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब अगर हम बात करें इनके डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट ही बोल रखा है ना, वर्टिकल मूवमेंट दे रखी है उसकी 5 mm में रिस्ट्रिक्टेड है। तो आपको सवाल में किसकी वैल्यू दे रखी है 5 mm, 5 mm वैल्यू ऑफ वॉट, ये जो लोड P लगाया है इसकी जो वर्टिकल मूवमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड है 5 mm तक। सो दिस इज गिवन टू बी 5 mm। इसको नाम दे दो कुछ भी, जो भी देना है, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डेल्टा P ये कितना दे रखा है आपको 5 mm। अगर ये 5 mm है तो उसमें क्या पूछा है, P की वैल्यू पूछी हुई है, ये पूछा मेरे ख्याल से, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स P, ताकि ये आपको 5 mm मिले। ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी पॉइंट। फिर अगर ऊपर आए और इसकी मूवमेंट को चेक किया ए बी वाले बार की, ये हमारे ए बी वाले बार की मूवमेंट है, ए बी वाले बार की मूवमेंट है, ए बी वाले बार की मूवमेंट, ये कितना होगा मूवमेंट इसका, जितना एक्सटेंशन हुआ एल्यूमिनियम बार के अंदर। सो ये तो डेल्टा ही लिखो, चलो, एल्यूमिनियम बार की हमारी एक्सटेंशन, सो डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम बार, सो डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम बार, और ये है हमारा डेल्टा बी। लगाओ अब फोर्स इक्वेशन सारी। हाउ वी कैन डील विद दिस नाउ। देखो पहली इक्वेशन, आई कैन से नेट मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, पिन है, तो नेट मोमेंट एट पॉइंट ए, नेट मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर बीम के लिए लगाया तो ये आएगा जो फोर्स डेवलप हुआ एल्यूमिनियम में इनटू उसकी लीवर आर्म, लीवर आर्म कितनी है 3 मीटर की, डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स डेवलप हुआ जो स्टील बार के अंदर पीएसटी, इसकी लीवर आर्म, क्या रिलेशनशिप आया, जो फोर्स है हमारा एल्यूमिनियम के अंदर इट इज ट्वाइस द फोर्स इन स्टील, चेक करना, पहली रिलेशनशिप तुम्हारी यही निकल के आ गई, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, इफ आई अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल सो वी कैन से ऑल्सो, ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है जो मैंने अभी बनाई है, सो दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। क्या है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हम बोलेंगे डेल्टा एल्यूमिनियम इज हाउ मच, जो डेल्टा एल्यूमिनियम है ये कितना है, आधा होगा, हाफ ऑफ डेल्टा बी, सो डेल्टा एल्यूमिनियम इज हाफ ऑफ डेल्टा बी। ठीक है, तो यहां से आप डेल्टा बी निकाल सकते हो, निकालो डेल्टा बी। डेल्टा एल्यूमिनियम कितनी होगी, एल्यूमिनियम बार के अंदर हमारे एक्सटेंशन पी एल बाई ई, सो बोलेंगे पी एल एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार कितना है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर दे रखा है, बाद में डालते हैं। सो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार, एरा ऑफ एल्यूमिनियम बार, ई ऑफ एल्यूमिनियम बार, इसकी दुगनी वैल्यू, ये आपको डेल्टा बी मिल जाएगी, दिस इज डेल्टा बी। जरा वैल्यू पुट करके निकालना क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू एंड कैलकुलेट, ये सारे कांस्टेंट्स इकट्ठे करके बताओ कितना आ रहा है। पी अननोन है, लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, एरिया आपको दे रखा है 500 और ई आपको दे रखा है 70, सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आगे वाला कांस्टेंट इकट्ठा करके बता दो, तो कांस्टेंट पी एल्यूमिनियम तो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट इकट्ठा करो कितना आ रहा है। लेंथ इज गिवन, एरिया इज गिवन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन। अब ये वैल्यू आप पुट करो, नहीं तो ये भी मेरे को कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी।
आ रहा है किसी का? इस पे भी सोच रहे निकालने में, मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा सारी वैल्यूज। 2 फोर्स इन एल्यूमिनियम बार, लंबाई 2 मीटर ही है, डिवाइड किया एरिया कितना है एल्यूमिनियम का 500 और ई है 700, तो 500 इंटू 700। 500 क्या है एरिया, mm² में, मीटर स्क्वायर में नहीं होगा ये, इट विल बी इन mm², ये भी mm² होगी, मीटर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी 300। 70 जीपी है, 70 है 700 है, 70 है, तो एक जीरो ज्यादा लगा दिया, हटाओ इसको एक जीरो को, तो 70 जीपीए। जीपीए कन्वर्ट किया 10⁻³ एमपीए, कितनी वैल्यू आ गई? तो डेल्टा बी 3 हटा 4/35, 4/35 फोर्स इन एल्यूमिनियम बार, ये हमारी डेल्टा बी आई। अब जरा चेक करो, बी पॉइंट डिस्प्लेस हुआ बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा बी। अब ये बी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट आई है, जितना बी पॉइंट डिस्प्लेस होगा उतना ही डी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हमारे स्टील बार में क्या नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। जितना बी पॉइंट नीचे डिस्प्लेस हुआ उतना ही डी पॉइंट नीचे डिस्प्लेस होता अगर बी डी हमारा रिजिड बार होता। रिजिड बार तो है नहीं, स्टील बार है, इसमें एक्सटेंशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आई, क्या, जो मेरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है डी पॉइंट की, ये किसके बराबर होगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पॉइंट प्लस साथ में स्टील बार के अंदर क्या हो रहा है, प्लस साथ में स्टील बार के अंदर क्या हो रही है, एक्सटेंशन भी तो आ रही है, सो एक्सटेंशन ऑफ दी स्टील। तो साथ में आपको क्या निकालनी पड़ेगी, स्टील बार की एक्सटेंशन भी निकालनी पड़ेगी। क्यों, ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम, टेंसाइल लोडिंग है इसकी भी। तो ये भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, हमारी दोनों कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। वैल्यू पुट करो। सो अगर हम वैल्यू पुट करें, सो भाई सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, वैल्यू पुट करो। अब स्टील के अंदर आ गए, देखो एक रिलेशनशिप तो ये भी हमारी, जो लोड है एल्यूमिनियम बार के अंदर इट इज ट्वाइस ऑफ स्टील। तो अगर मैं यहाँ पे स्टील के टर्म में लिखूं, सो इट विल बी 8 फोर्स इन स्टील डिवाइड बाय 35। डेल्टा डी पे आ गया, डेल्टा डी पे आ गया तो वैल्यू पुट करी 8 लोड इन स्टील बाय 35। स्टील बार की एक्सटेंशन कितनी है, पी एल अपॉन ए। पी कौन सा, स्टील का, एल कौन सी, स्टील की, एरिया स्टील की, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की। वैल्यू पुट करना, इफ आई सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, नीचे आके करते हैं वैल्यू पुट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी पॉइंट इज इक्वल टू 8 pst बाय 35। pst अभी नहीं कैलकुलेट किया, लेंथ कितनी है इसकी, 3 मीटर, सो लेंथ है 3 मीटर डिवाइड बाय एरिया है 300 mm², और ये 200 जीपीए, जीपीए, सो 200 जीपीए। ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, इंटू 10⁻³ 4 जीरो, एक जीरो बच जाएगा और ये 3 कट जाएगा। एक बार चेक कर लेना क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट। सो दिस इज 10,000, मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ रही है pst बाय 200, नहीं pst बाय 20, दिस इज pst बाय 20, क्रॉस चेक करना। सो दिस इज 8 pst बाय 35, और ये मेरे ख्याल से pst बाय 20। 3 कट गया, 10,000 बना, 3 जीरो कट गया तो 20 बचा हुआ है। एक बार क्रॉस चेक कर लो ये रिजल्ट है या नहीं है, दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज कमिंग आउट और नॉट, यही है। हाँ, अब दोनों को ऐड करके बता दो, टेक दी एलसीएम एंड ऐड, क्या रिजल्ट है। अब तो एलसीएम ले सकते हो दोनों को, फोर्स इन स्टील के टर्म में ही है। तो पहली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और ये दूसरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कितना आया 0.278, 39 pst बाय 140। चलो 39 pst बाय 140। चलो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गई डी की। अगर मेरे को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गई डी की, इफ आई नो दी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, फिर से एक और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, क्या है एक और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमारी ये है कि डेल्टा पी किसके बराबर है, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय 2। वन मोर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय 2। ठीक है,
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसका कहीं काम आएगा भी क्या? विल इट बी यूज्ड? चलो लिख तो दी इक्वेशन। नेक्स्ट ऑल्सो आई कैन से नेट मोमेंट एट सी पॉइंट इज 0। सी पॉइंट पे अगर नेट मोमेंट 0 है तो P इंटू 3 इज इक्वल टू वॉट? PST इंटू 6। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई? 2 टाइम्स ऑफ PST हो गई। 2 टाइम्स ऑफ PST, ये मेरी पांचवी इक्वेशन। देखो वैल्यू पुट करना जरा आप। एक तो मेरा डेल्टा P, एक तो ये मेरा डेल्टा P कितना है हमारा? डेल्टा D/2। डेल्टा D आपने निकाला 39 PST, और PST की वैल्यू कितनी है? PST की वैल्यू कितनी है? PST की वैल्यू है हमारी P/2। PST की वैल्यू है P/2 डिवाइड बाय 140 चल रहा था, और डेल्टा P है हमारा डेल्टा D/2, एक 2 और आ जाएगा। हो गया सवाल सॉल्व। आपको P की वैल्यू निकालनी थी इस तरीके से कि डेल्टा P 5 mm ही हो, निकल गई P की वैल्यू। सो P की वैल्यू कितनी आई हमारी? P की वैल्यू आ गई हमारी 140 इंटू 4/39 इंटू डेल्टा P। वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के दो। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सेवेंटी 71.79। ठीक है, सबका यही आ रहा है फिर 71.8 mm। सो 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस वर बीइंग यूज्ड हियर। 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करी हमने। सो दीज आर द 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। इक्वेशन 2, 3 एंड 4। लोड है तो किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में वैल्यू डेल्टा P mm न्यूटन। न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, तो न्यूटन में चलेंगी वैल्यू, किलो न्यूटन भी नहीं है। सो लोड की वैल्यू है न्यूटन में, सब कुछ एमपीए में कन्वर्ट कर दिया था ना। एमपीए कन्वर्जन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। एमपीए कन्वर्जन में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बार सवाल देखना, आप बोलो सर मीटर के कन्वर्जन में मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करता हूँ। भैया मीटर को किसमें लेके गए? ये तो बताया नहीं, बस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। नोट करो फटाफट। डन डन। सफिशिएंट है, 2 सवाल करा दिए तो देखे और भी है क्या कोई? एक और है, फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा। एक और है, एक और कर लो। सफिशिएंट है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की एनालिसिस। क्या है सवाल? Determine the reactions at A and B for the steel bar loading as given, assuming that a 4.5 mm clearance exists between the bar and the ground before the loads are applied.
4.5 mm है, अगेन इट इज mm, मीटर डाला हुआ है, ये mm है। 4.5 mm क्लियरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द बार एंड द ग्राउंड बिफोर द लोड्स आर अप्लाइड। ठीक है, अज्यूम। बाकी एक बार सारी चीजें चेक कर लो। पहला बार, दूसरा बार, पहले वाले बार का एरिया छोटा है, दूसरे वाले बार का एरिया बड़ा है। ठीक है, सेकंड का एरिया ज्यादा होना चाहिए, बड़ा दिखा रखा है। P1 P2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। पहले वाले बार की जो लेंथ है वो है 300 mm, दूसरे वाले बार की लेंथ है वो कितनी है, दूसरे वाले बार की लेंथ भी 300 mm। और लोड कहाँ लगाए हुए हैं, दोनों के मिड पॉइंट पे लगाए हुए हैं, यानी CG पे लगाए हुए हैं। ठीक है, क्या पूछा, सवाल क्या है? सवाल है डिटरमाइन द रिएक्शंस एंड ए एंड बी। अच्छा, टॉप वाला पॉइंट ए है, सबसे नीचे वाला पॉइंट बी है। ठीक है, रिएक्शंस निकालनी है। रिएक्शंस कहाँ डेवलप हो रही है? देखो, अभी जो गिवन सिचुएशन है उसमें तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही, वो रिएक्शन विल बी डेवलप्ड। ए पे तो डेवलप हो जाएगी, बी पे कोई डेवलप नहीं होगी। ए पे तो बता भी सकते हो कितनी रिएक्शन है ए पे। ए पे तो दिख भी रहा है कितनी रिएक्शन है ए पे। व्हाट इज द रिएक्शन डेवलप्ड एट पॉइंट ए, 900। अब बी पे भी पूछ रहा है रिएक्शन। अब बी पे रिएक्शन कब आएगी? बी पे रिएक्शन तब आएगी जब इस लोडिंग के अगेंस्ट जो एक्सटेंशन है ए और बी की मिला के किससे ज्यादा आ जाए। जो एक्सटेंशन है ए और बी की वो मिला के 4.5 mm से ज्यादा आ जाए, तब बी पॉइंट पे भी रिएक्शन डेवलप हो जाएगी और ए की रिएक्शन बदल जाएगी। देन इट विल नॉट बी 900। तो वही कैलकुलेट करना है, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो निकालते हैं फिर। तो इलोंगेशन निकालें इन बार के, देखते हैं 4.5 mm से ज्यादा है या नहीं है। सो इलोंगेशन, इलोंगेशन बार का नाम क्या है? सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इस तरीके से लिखते हैं। तो डेल्टा टोटल, सो टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऊपर वाले बार की इलोंगेशन कितनी होगी? ऊपर वाले बार की इलोंगेशन, ऊपर वाले बार की इलोंगेशन, लोड लग रहा है मिड पॉइंट पे, लोड लग रहा है मिड पॉइंट पे, तो PL/A और L की वैल्यू कितनी जाएगी? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ L दैट विल बी यूज्ड? 300 mm, बहुत बढ़िया। भैया लोड मिड पॉइंट पे लगा हुआ है ना, लास्ट में थोड़ी लगा हुआ है, ये सिचुएशन है। यहाँ पर लोड लगाया हुआ है, नीचे थोड़ी लोड लगा हुआ है, जो PL/A निकाल लोगे। 150 mm है, तो 150 mm। तो P1 की वजह से हम इलोंगेशन निकाल लेंगे, P1 की वजह से इलोंगेशन निकाली। ठीक है, समझ में आता है, P1 की वजह से इलोंगेशन निकल के आ गई। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, P2 है हमारा 600 किलो न्यूटन। तो जो नीचे वाला 150 mm वाला बार है, इसमें इलोंगेशन किसकी वजह से होगी? P2 की वजह से होगी। और एरिया होगा A1 वाला। और ये जो फिर अगला 150 mm वाला बार है, अगला जो 150 mm वाला बार है, इसमें इलोंगेशन होगी किसकी वजह से? इसमें इलोंगेशन भी होगी हमारी 600 की वजह से ही, पर एरिया डिफरेंट होगा। एरिया विल बी डिफरेंट, सो एरिया विल कम आउट टू बी डिफरेंट। ठीक है, मतलब सबको अलग अलग ब्रेक करके निकालना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक एंड कैलकुलेट। चलो ब्रेक करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो कितने पोर्शन आ गए? 1 2 3 4 पोर्शन आ गए, 4 पोर्शन। अब जरा चेक करना, सबसे पहला वाला जो पोर्शन मैंने मार्क किया है, अभी सर्कल किया मैंने, नाम तो दे रहा नहीं उसको, इसकी इलोंगेशन कितनी होगी? तो सबसे पहला वाला जो पोर्शन अभी मैंने मार्क किया, इसकी इलोंगेशन कितनी है? 0। इट इज नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू एनी लोडिंग, सेल्फ वेट तो है ही नहीं, सेल्फ वेट होता तो इलोंगेशन निकल के आती। तो इसकी इलोंगेशन 0। अब जो दूसरा वाला पोर्शन मार्क किया, दूसरा वाला पोर्शन मार्क किया, इसकी इलोंगेशन कितने लोड की वजह से है? इसकी इलोंगेशन है 600 किलो न्यूटन की वजह से। तो 600 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, PL/A, लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 150 mm, तो 150 mm, 150 mm कन्वर्टेड इनटू मीटर। एरिया कितना है इसका?
एरिया दे रखा है ना, दूसरा बार है 400 mm स्क्वायर, और ई दे रखी है, ई दे रखी है इसकी कितनी, ई इज हाउ मच, 200 GPa। सो ई की वैल्यू है 200 GPa, डालो भैया 200 GPa। सो ई की वैल्यू है 200 GPa, सो 200 GPa इंटू 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल गेट कैंसल आउट। नहीं, न्यूटन में, किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया ना, तो जब किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल दिया तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज नाउ इन व्हाट, जीपीए को कन्वर्ट किया मैंने अभी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है। यूनिट्स का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट्स। ये वैल्यू है 400 mm स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखी है उसने जीपीए के अंदर, दिस वैल्यू इज इन जीपीए। किलो न्यूटन को आप बदल चुके हो न्यूटन के अंदर, तो नीचे भी वैल्यू किस में होनी चाहिए, नीचे भी वैल्यू किसके अंदर निकल के आनी चाहिए हमारी, नीचे भी वैल्यू निकल के आनी चाहिए न्यूटन के अंदर। पहली चीज, मैंने इसको बदल दिया मीटर के अंदर, तो आपका डेल्टा किसके अंदर आएगा, डेल्टा विल कम आउट इन विच यूनिट, डेल्टा विल कम आउट इन मीटर। अनटिल अनलेस आप क्या करो, आप इसको एमएम में छोड़ दो, अनटिल अनलेस आप इसको किसमें छोड़ सकते हो, एमएम में छोड़ सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस, जैसे आप इसको डील करें। सो तो अभी मेरी वैल्यू है मीटर के अंदर, प्रेजेंटली दी वैल्यू इज इन मीटर, तो मैं काहे इसको कन्वर्ट करूं, इसको छोड़ो नहीं यहीं पे ही, क्यों कन्वर्जन फैक्टर लगाऊं, वाई दी कन्वर्जन फैक्टर इज टू बी अप्लाइड, एमएम में छोड़ दिया, नीचे वाले को आप बना दो डायमेंशनलेस, बस न्यूटन कर देना वहां पे, टेक दी वैल्यू इन न्यूटन। तो 10⁻³ कैंसिल आउट हुआ, 10⁻³ कैंसिल आउट हुआ, 600, 400, 400, विच फैक्टर इज टू बी अप्लाइड नाउ, डायरेक्टली अब कौन सा फैक्टर अप्लाई करूं कि मेरा डेल्टा एमएम के अंदर है, आई रिक्वायर द डिफॉर्मेशन इन एमएम ओनली, दिस आई हैव कन्वर्टेड टू न्यूटन, दिस इज इन एमएम, एरिया आपका एमएम स्क्वायर के अंदर है, तो मेरे को क्या चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिए नीचे। तो जीपीए का मतलब क्या है, इफ आई वांट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जीपीए मींस व्हाट, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 10⁻³, सही है, आगे बढ़े, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने तीसरा कंपोनेंट हाईलाइट किया, ये जो तीसरा कंपोनेंट हाईलाइट किया, इस कंपोनेंट के ऊपर पहले बताना लोड कितना लग रहा है, व्हाट इज द लोड बीइंग एक्टिंग ऑन दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट निकाला है इसके ऊपर लोड कितना लग रहा है, अच्छा ई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया उससे, ई लिखा ही नहीं, जीपीए में कन्वर्ट तो कर दिया, ई 200 है इंटू 10⁻³। सब P1 कंसिडर नहीं करेंगे सेकंड कंपोनेंट में, P1 कंसिडर नहीं करेंगे सेकंड कंपोनेंट में। देखो अभी क्या बोला आपने, ये मेरा P1 है, और मेरा दूसरा कंपोनेंट ये था, ये मेरा P2 है, दिस वाज माय सेकंड कंपोनेंट जिसको मैंने अभी शेड किया। आप बोल रहे हो P1 कंसिडर नहीं करेंगे दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, ये थी नहीं दूसरी कंपोनेंट तो मेरी, इसके ऊपर क्या लग रहा है लोड, बस P2 तो लग रहा है, दिस इज द लोड विच इज एक्टिंग। और अगर आप ऊपर से आओगे तब भी P2 लोड होगा, तब आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे शुरू वाले सवाल किए हमने, एज वी हैव डिस्कस इन दी स्टार्टिंग, इसको आर ए मानो, फोर्स बैलेंस की इक्वेशन निकालो, फिर यहाँ पर भी दूसरा कंपोनेंट आएगा आर बी मानो, और आर बी की वैल्यू फिर से दोबारा कितनी निकल के आएगी, P2 निकल के आएगी। तो एक तरीका वो भी है, तो क्यों मैं आर बी के चक्कर में पढ़ूं, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ ना। अभी जो मैंने कंपोनेंट हाईलाइट किया इसके ऊपर टोटल लोडिंग कितनी लग रही है, P2। सो लोडिंग इज P2, लंबाई है 150 mm, पर एरिया चेंज हो गया है, तो लोडिंग है P2, लंबाई अभी भी 150 mm ही है, पर एरिया चेंज हो गया है, एरिया इस बार छोटा हो गया है, इसका एरिया कितना है 250, सो 250, 2500 नहीं है 250, और ई की वैल्यू तो सेम है सबके लिए, सो 200 इंटू 10⁻³। अब जो मेरा आखिरी कंपोनेंट बचा हुआ है, लास्ट कंपोनेंट, ये रहा, इस कंपोनेंट के ऊपर लोड कितना है टोटल, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 बोले तो 900,
900 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, लंबाई इसकी भी 150 mm, लंबाई इसकी भी 150 mm डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है 250, एरिया है 250, ई की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ कन्वर्जन लगा दिया। ये टोटल डिफॉर्मेशन निकल के आई है। 4.5 से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर आर भी पूछा है तो, बाकी कैलकुलेट करके देखेंगे, बाकी कैलकुलेट करके देखो 4.5 से ज्यादा है या नहीं है। कितनी आ रही वैल्यू? कुछ तो कॉमन कॉमन चीजें ही है। 200 इंटू 10⁻³ और 150 तो कॉमन ही आ गया बाहर, इसको तो वैसे ही बाहर निकाल दो। 10⁻³ कैंसल आउट हो रहा है, बोलो ये कैंसल आउट हो रहा है, ये तो सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। 200 बाहर आ जाएगा, 150 बाहर आ जाएगा। 5.625 mm में, 5.625 mm विच इज मोर देन व्हाट 4.5 mm। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा ये बार एक्सटेंड तो कितना करेगा? इसका मतलब है बार 4.5 mm ही एक्सटेंड हो सकता है। इसके बाद वाली जो एक्सटेंशन है वो किसने प्रिवेंट करी? बी पॉइंट पे रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, तो रिएक्शन विल बी डेवलप्ड एट पॉइंट बी। तो सिचुएशन क्या होगी हमारी? ये सिचुएशन होगी, दिस इज द सिचुएशन नाउ। एक्सटेंशन तो 4.5 mm की ही होगी, एक्सटेंशन विल बी 4.5 mm, इससे ज्यादा एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती। एक्सटेंशन नो मोर देन दिस इज पॉसिबल। बस ये है कि बी पॉइंट पे क्या डेवलप हो जाएगा, इस बार रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। तो वो जो रिएक्शन है बी पॉइंट पे, उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आया। कितना कॉन्ट्रैक्शन आया? तो ये हमारा आर ए है, ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है और ये हमारा RB है। दिस इज द RB। सो P1 P2 RB RA। So now we can say what? Now we can say extension prevented by RB, extension which is prevented by RB which is equal to 4.625 minus 4.5 mm, कितना आया? 1.125। इतनी एक्सटेंशन इसने प्रिवेंट कर दी, दिस मच ऑफ द एक्सटेंशन इज प्रिवेंटेड। चलो ठीक है, इसकी एक्सटेंशन इसने प्रिवेंट कर दी। अब आरबी की वजह से दोनों बार के अंदर क्या डेवलप होगा? आरबी की वजह से दोनों बार के अंदर क्या डेवलप होगा? कंप्रेशन। तो निकाल लो कंप्रेशन इसके अंदर और इक्वेट कर दो, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ जाएगी। वी गेट द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो ये 1.125 mm किसके बराबर होना चाहिए? ये 1.125 mm आरबी ने जो कंप्रेशन इंड्यूस करी इन दोनों के अंदर, उसके बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सिर्फ ध्यान रखना, आरबी की वजह से कंप्रेशन लेना, कंप्रेशन ओनली ड्यू टू आरबी। एक्सटेंशन प्रिवेंटेड बाय आरबी, so extension prevented by RB which is equal to 1.125 mm. This is equal to compression by RB. So compression by RB तो निकाल लो भैया कंप्रेशन RB की वजह से। So अगले पेज पे गए, 1.125 पहले वाले बार में कितनी कंप्रेशन लाएगा? PL by E, और दूसरे वाले बार में भी PL by E। लंबाई दोनों की बराबर है, ई दोनों की बराबर है, क्या क्या फर्क है? पी भी दोनों में बराबर है, एरिया तो फर्क है सबका। तो आई से आरबी, आरबी किलो न्यूटन में है ना, तो न्यूटन में चेंज करना है अपन को। तो न्यूटन में चेंज किया, सो पी, लंबाई दोनों की बराबर है, लंबाई दोनों की बराबर है कितनी? 150 mm, ये mm में रखा। फिर हमारा ए दोनों का अलग अलग, ई दोनों की बराबर है, ई दोनों की है 200 जीपीए, और कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1/A1 + 1/A2।
1/A1 कितना है, 250 और 400। लो एक साथ ही कैलकुलेशन कर दी, यहाँ से आर बी निकाल लो, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी। देखो कितनी आर बी आ रही है, 300। अच्छा हाँ सॉरी, लंबाई 300 बोल रहे हो, ठीक है। लेंथ इज 300, दोनों बार की लेंथ 300 है। लेंथ ऑफ बोथ दी बार इज 300 नॉट 150, पीछे वाला 150 चला दिया, दोनों बार की लेंथ 300 है। कैलकुलेट। सो दिस इज अवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। समझने के लिए नीचे लिख देता हूँ, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। 115.38 डायरेक्टली किलो न्यूटन में आएगा, 115.38 किलो न्यूटन। ये तो आर बी आया। अब सिग्मा एफ आई जीरो कर सकते हैं। अगर मैं सिग्मा एफ आई जीरो करूँ तो नेट फोर्स ऑन दी बार इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो। तो नेट फोर्स को जीरो करें तो क्या आ रहा है, आर ए प्लस पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू आर बी। आर ए प्लस पी वन प्लस पी टू माइनस आर बी इज इक्वल टू जीरो। तो आर ए की वैल्यू कितनी हुई, निकाल के देना जरा। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ आर ए, माइनस साइन के साथ आ रहा है मेरे को तो लग रहा है, यानी जो मैंने एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। माइनस साइन दिख गया यहीं पे, 900 तो यही है, माइनस 900 हो गया, और ये 900 से छोटा है। सॉल्व करके देना। सो आर ए इज इक्वल टू माइनस 784.6 किलो न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बताए जो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। परेशान मत हो जाना वहां पे कहीं पे माइनस साइन के साथ। तो हमने जिसको पॉजिटिव माना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगी, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। So this was one more example of the compatibility equation. तो अननोन दो थे, इक्वेशन हमारे पास एक ही थी। We had only one equation. फर्स्ट पार्ट में डिफॉर्मेशन जीरो कैसे, पहले पार्ट में डिफॉर्मेशन जीरो कैसे, क्योंकि पहले पार्ट के ऊपर कोई लोड ही नहीं लग रहा। ये है मेरा पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है तो डिफॉर्मेशन जीरो। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछिए, डिफॉर्मेशन पूछिए। जो पहला वाला पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट तो है ही उसमें, 4.5 mm की डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स की वजह से एक्सटेंशन कितना है इस पोर्शन के अंदर, कोई फोर्स ही नहीं तो काहे का एक्सटेंशन। तो 1 से लेके 2 पॉइंट के बीच में जो डायग्राम में मार्क्ड है कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहां से आएगा। पर जो पहला वाला पॉइंट है 4.5 mm नीचे तो आएगा ही आएगा, वो इसकी रिजिड बॉडी मूवमेंट है आगे। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा हुआ है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेस अभी तक किया नहीं है, अगले टॉपिक पे जाते हैं फिर हम। नेक्स्ट केस, सो दिस वाज आवर केस 7, नाउ विल बी एंटरिंग इनटू केस 8। तो स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफॉर्मेशन, अभी भी डिफॉर्मेशन की कैलकुलेशन करने हैं, बट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मेंबर सब्जेक्टेड टू, so members subjected to temperature change. So members subjected to temperature change. So next of the point of reference is members subjected to temperature change. So if the members are subjected to temperature change, सबसे पहली चीज क्या होगी, they will undergo deformation. तो जैसे ही टेम्परेचर बदलोगे जो बॉन्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बदल जाती है, जो बॉन्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बदल जाती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है,
डिफॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ विच डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो लेट अस सपोज दिस इज द केस. ये हमारा केस है. जो ओरिजिनल मेंबर है मेरा, उसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ. बाकी जो डिफॉर्मेशन होगी वो उसका कलर चेंज कर देंगे. लेट अस सपोज दिस इज अवर मेंबर. ये हमारा मेंबर है. इसकी लेंथ है L. लेंथ ऑफ विच इज इक्वल टू L. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट विल अंडरगो एक्सपेंशन. डिफॉर्मेशन कैसी होगी? एक्सपेंशन की. इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो एक्सपेंड कर जाता है. ये एक्सपेंड कर गया. वो एक्सटेंशन मैंने कैसे दिखाई है आपको? येलो कलर से दिखाई है. सो इट विल अंडरगो एक्सटेंशन. सो इट विल अंडरगो एक्सटेंशन. तो ये हमारी एक्सटेंशन है. सो एक्सटेंशन, तो डेल्टा टी एक्सपेंड हो गया. कब एक्सपेंड होगा? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें. पर अगर आपने टेम्परेचर घटाया, ये क्या कर जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन. सो इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन. यहीं पे दिखा दिया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन भी लाल कलर से. अगर आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया तो इट अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन. ओवरलैपिंग ही है. ओवरलैप कर दूंगा तो कोई एक कलर छुप जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके दिखाया है. और सारे सब्जेक्ट में इसी नोटेशन को फॉलो भी करूंगा. तो ये मत बोलना सर इसकी जो डायमेंशन है लेटरल वो छोटी क्यों कर दिया आपने. वो अगर छोटी नहीं करता तो कोई ना कोई एक कलर छुप ही जाता. तो अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी आपको. यू विल बी गेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन. सो कॉन्ट्रैक्शन डेल्टा टी. सो इफ आई चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मेंबर, इट विल अंडरगो डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन हमारी एक्सटेंशन भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है. सो वी कैन से व्हाट? सो वी कैन से, पहला पॉइंट तो ये मेंशन कर सकते हैं. इफ बॉडी इज फ्री and is subjected to, if body is free and is subjected to change in temperature. change कैसा हो सकता है? ऊपर दो केसेस है. subjected to change in temperature. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव हम साइन देते हैं. चेंज कैसा है? चेंज या तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है. पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों को डिनोट करने के लिए बताओगे. सो आइदर इंक्रीजिंग. अब मैं इंक्रीजिंग को पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ. अगर बोला पॉजिटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव हो जाएगा. अगर मैंने इंक्रीजिंग को नेगेटिव बोला तो डिक्रीजिंग पॉजिटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज थोड़ी ना है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज है. आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. देन इसका इम्पैक्ट, देन द बॉडी अंडरगोज डिफॉर्मेशन. फिर से डिफॉर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है. डिफॉर्मेशन क्या है? इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. अब आप एक्सटेंशन को पॉजिटिव बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगी. पर अगर एक्सटेंशन को नेगेटिव बोलोगे फिर कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा. So the body undergoes extension or contraction. So extension or contraction given by delta t लिखा है. So delta t. So delta t is equal to L alpha delta t. अच्छा, अब डेल्टा टी दो जगह आ गया. इससे कैसे बचे? इससे बचने के लिए एक तरीका है. सिंबल लिमिटेड है. इस डेल्टा का सिंबल चेंज कर दिया. अब क्यों चेंज कर दिया भी समझ में आ जाएगा. नीचे जो मैंने डेल्टा टी लिखा है उसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर है. अब यहाँ पे भी डेल्टा टी लिख दूं, यहाँ पे भी डेल्टा टी लिख दूं, दोनों में एम्बिग्यूटी होगी. तो पहले वाले डेल्टा का मतलब क्या है? पहले वाले डेल्टा का मतलब है डिफॉर्मेशन कितनी है, और दूसरे वाले डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. सो डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज is equal to L into alpha into delta t, where L is the length of the member, original length of the member. अल्फा क्या है? अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन.
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये डेल्टा टी का मतलब क्या है? ये डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर, सो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो हमारी एक्सटेंशन आई या कॉन्ट्रैक्शन आई टेम्परेचर के चेंज की वजह से, यानी डिफॉर्मेशन आ गई। इफ दिस इज द डिफॉर्मेशन, व्हाट अबाउट द स्ट्रेन? अगर ये डिफॉर्मेशन है तो हम बोल सकते हैं हैंस स्ट्रेन इज इक्वल टू हाउ मच, और यू कैन से थर्मल स्ट्रेन इज हाउ मच, टू बी मोर प्रिसाइज। सो थर्मल स्ट्रेन, इसको भी लिख सकते हैं ई टी। सो ई टी कैसे लिखे? डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ। सो यहीं से उठाया, so L alpha delta t divided by L, so it comes out to be how much? ये बड़े वाले t का मतलब टेम्परेचर है, so it is equal to alpha delta t। ये हमारे स्ट्रेन की वैल्यू आ गई, so थर्मल स्ट्रेन निकल के आ गया। so this is our thermal strain। अच्छा, आपने टेम्परेचर चेंज किया, स्ट्रेन डेवलप हो गई उसके अंदर, स्ट्रेन इज डेवलप्ड। व्हाट अबाउट द स्ट्रेस? कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ? हाउ मच ऑफ द स्ट्रेस इज डेवलप्ड? जीरो, कोई स्ट्रेस नहीं है। ध्यान रखना, कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। क्यों? जरा पढ़ो पहला स्टेटमेंट, बॉडी इज फ्री। आपने कोई रिस्ट्रेंट पर नहीं दे रखी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। There is no restriction against deformation, no stress will be developed in this. So we'll say strain is this much and the stress developed, मतलब लगा देना Young's modulus of velocity। So when the stress developed is zero, किसकी वजह से stress? Temperature change की वजह से। So when the stress generated is zero, तो जो stress develop हुआ है वो zero develop हुआ है, तो stress developed is zero as body is free, as body is free। पर अगर आपने बॉडी को क्या कर दिया? रिस्ट्रेन कर दिया। इफ द बॉडी इज रिस्ट्रेन, समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल ये पीछे बना हुआ है, कहाँ गया? अरे नहीं, सवाल था ना मेरा, ये रहा। लेट अस सपोज ये वाला सवाल है, ये दोनों लोड हटाओ, आपने टेम्परेचर चेंज किया, उस टेम्परेचर चेंज की वजह से इसके अंदर क्या आना चाहिए था? उस टेम्परेचर चेंज की वजह से इसमें क्या आना चाहिए था? स्ट्रेन आना चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? दोनों तरफ से आपने क्या कर रखा है? इसको फिक्स कर रखा है। तो दोनों तरफ से फिक्स कर रखा है क्योंकि आपने डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कराया, फ्रीली होने नहीं दिया। अब इसके अंदर क्या डेवलप होगा? अब इसके अंदर डेवलप हो जाएगा स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस लोडिंग की वजह से डेवलप नहीं हुआ है। किस वजह से डेवलप हुआ है? क्योंकि आपने स्ट्रेन को होने से रोका, इसलिए स्ट्रेस का नाम क्या रखेंगे हम? थर्मल स्ट्रेस रखेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस किस वजह से डेवलप हुआ? थर्मल स्ट्रेस उस स्ट्रेन की वजह से डेवलप हुआ जो आपने क्या कर दी? रिस्ट्रिक्ट कर दी। हमारा जो स्ट्रेस है किस वजह से डेवलप हुआ? उस स्ट्रेन की वजह से डेवलप हुआ जो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी। लेट सपोज आप कुछ डिफॉर्मेशन होने देते, जो डिफॉर्मेशन आपने होने दी, क्या उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा? लेट सपोज आपने कुछ डिफॉर्मेशन होने दी आउट ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन, उसकी वजह से कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस कौन से स्ट्रेन की वजह से डेवलप होगा? अभी स्ट्रेस उस स्ट्रेन की वजह से डेवलप होगा जो आपने होने नहीं दी, यानी जिसको आपने क्या कर दिया? जिसको आपने रिस्ट्रेन कर दिया। तो ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अभी की जो सिचुएशन थी उसमें तो बॉडी फ्री थी, बॉडी फ्री थी तो मतलब ये रही पीछे बॉडी, कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं थी, नीचे फ्रिक्शन भी नहीं था, फ्रिक्शन वो जीरो, स्मूथ सरफेस था, तो हमारे बॉडी में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। एक्सटर्नल लोडिंग तो है नहीं, और लोड की वजह से हम स्ट्रेस की बात भी नहीं कर रहे। तो उसी में हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इफ हाउएवर द बॉडी इज if however the body is restrained if however the body is restrained either fully or partially, if however the body is restrained either fully and partially, and temperature is changed, and temperature is changed, then stress
then stress will occur. Then the stress that is generated, then the stress which is generated, then the stress which is generated is termed as, then the stress which is generated is termed as थर्मल स्ट्रेस. थर्मल बोल दो या टेम्परेचर बोल दो, थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस. Then the stress which is generated is termed as thermal or temperature stress. And the strain, and the strain, the strain would develop on, which the strain would depend on, and the strain would depend on extent of restrainment, would depend on, अभी पीछे एग्जांपल दिया था, extent of restrainment, कितना रिस्ट्रेन किया है आपने, would depend on extent of restrainment. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपने बॉडी के ऊपर लोड भी लगा रखा है और टेम्परेचर भी चेंज किया, तो इस बार जब आप कैलकुलेशन करोगे स्ट्रेस की, वो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से. एक लोडिंग की वजह से स्ट्रेस आएगा और एक टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेस आएगा. टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेस आया या नहीं आया, ये डिपेंड कर जाएगा आपने बॉडी को रिस्ट्रेन किया या नहीं किया. इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जैसे पीछे वाले केस में जीरो थी. रिस्ट्रेनमेंट अगर पूरी है तो स्ट्रेस की वैल्यू और ज्यादा आएगी, पार्शियल है तो कम हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं so we can say to find out this thermal stress, principle of superposition can be used. So to find out this thermal stress, principle of superposition can be used. Principle of superposition can be used. थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर सकते हैं अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. ये तो बता ही रखा है पीछे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेरे ख्याल से 2 लेक्चर पहले ही डिस्कस किया ना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट. अब ये तो हमारी बेसिक थ्योरी है. समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले लो. यू कैन टेक द एग्जांपल की रिस्ट्रेनमेंट कैसे समझ सकते हैं हम सवालों के अंदर. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ताकि क्लैरिटी मिले थोड़ी सी. पहला केस, जैसे दी सिचुएशन, आपने मेंबर का जो टेम्परेचर है वो चेंज किया, बताओ कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी. हाउ मच ऑफ द स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड. टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, हाउ मच ऑफ द स्ट्रेस, जीरो. तो हमारी जो थर्मल स्ट्रेस है जीरो है. क्या थर्मल स्ट्रेन जीरो है? नहीं है जीरो. भैया फ्री है, फ्री है तो स्ट्रेन मिलेगी आपको. देयर विल बी अ फाइनाइट वैल्यू. पर क्योंकि फ्री है इसलिए क्या नहीं मिलेगा? स्ट्रेस नहीं मिलेगा. नो स्ट्रेस विल बी ऑब्टेन्ड. इसी को उठाया, डुप्लीकेट किया, यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर लेके आ गए और एक चीज में चेंज कर दिया. लो, टेम्परेचर को बढ़ाया, थर्मल स्ट्रेन कितना है? टेम्परेचर को बढ़ाया, थर्मल स्ट्रेन कितना है? जीरो. स्ट्रेन रोक दिया आपने, फुली रिस्ट्रेन्ड है ये. स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर. स्ट्रेस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो यू विल से नो रिस्ट्रेनमेंट. यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रेनमेंट है ही नहीं. सो नो रिस्ट्रेनमेंट. यहाँ पर फुली रिस्ट्रेन्ड, ये पूरे के पूरे रिस्ट्रेन्ड है. दूसरा एग्जांपल ले लो. दूसरा एग्जांपल लिया,
टेक दिस केस, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, पार्शियल रिस्ट्रेनमेंट। अब जो केस है हमारे पास ये पार्शियल रिस्ट्रेनमेंट का है। पार्शियल रिस्ट्रेनमेंट का मतलब कुछ एक्सटेंशन आपने परमिट करी, कुछ नहीं परमिट कर रहे, तो पार्शियली रिस्ट्रेन्ड है ये। तो अगर ये पार्शियली रिस्ट्रेन्ड है, इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या स्ट्रेन जीरो होगी? क्या स्ट्रेन जीरो होगी? नहीं, स्ट्रेन जीरो नहीं है। क्या स्ट्रेस जीरो होगा थर्मल? नहीं भैया, वो भी होगा, दैट विल आल्सो बी देयर। तो दोनों चीजें मिलेंगी, बोथ विल बी ऑब्जर्व्ड। तो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, तो क्लैरिटी आ जाती है। टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रेनमेंट, और एग्जांपल ले लो रिस्ट्रेनमेंट का। अभी पीछे जो मैंने आपको ब्लॉक बना के दिखाया था, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर बैठा हुआ था। ये हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, सो यू विल से रफ सरफेस। रफ सरफेस है मतलब क्या प्रोवाइड कर दिया आपने? रफ सरफेस है मतलब क्या प्रोवाइड कर दिया आपने? हाँ, फ्रिक्शन है मतलब रिस्ट्रेनमेंट दे दी। रिस्ट्रेनमेंट दे दी, इसका मतलब क्या डेवलप हो जाएगा? इसका मतलब क्या डेवलप हो जाएगा? या स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस मिलेगी, यानी थर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। स्ट्रेन भैया जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा भैया रिस्ट्रेनमेंट कितनी है, फुल है या पार्शियल है। सो इट मे बी इक्वल टू जीरो और इट मे नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट। ये लिखा था पीछे, जो स्ट्रेन है कहाँ गई, स्ट्रेन वुड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रेनमेंट, कितनी रिस्ट्रेनमेंट मिल रही है यहाँ पे। तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे और मे नॉट बी। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस। तो एक बार एग्जांपल देख भी लेते हैं, उससे भी क्लैरिटी आ जाती है। फ्रॉम देयर आल्सो द क्लैरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। टेक अनदर एग्जांपल। चेक करो अभी, पहला वाला केस टेम्परेचर बढ़ाया, दूसरे वाले केस में टेम्परेचर बढ़ाया। फर्स्ट केस टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हाट अबाउट दी स्ट्रेन? जीरो, स्ट्रेस जीरो नहीं होगा, मूव नहीं कर पाएगा, दोनों तरफ से क्या कर रखा है आपने, पिन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। दूसरे वाले केस में रोलर लगा हुआ है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया एक्सटेंशन होगी, रोलर भाग जाएगा, इट इज फ्री टू एक्सपेंड, क्योंकि रोलर लगी हुई है। तो रोलर क्या करेगा, बार के साथ बाहर चला जाएगा। इसका मतलब इस बार थर्मल स्ट्रेस क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी, और स्ट्रेन की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। तो जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे वो सारे पॉसिबल केसेस बना के दे दिए। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन टू यू। डन, डन। तो आप कैलकुलेट कर लो, एनालिसिस कर लेते हैं इसकी। विल डू द एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ, एनालिसिस कर लो। थर्ड में स्ट्रेस हो भी सकता है, नहीं भी। थर्ड में स्ट्रेस हो भी सकता है, नहीं भी। थर्ड में क्यों? रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस है, रिस्ट्रेनमेंट तो हैगी है, तो रिस्प्लेसमेंट तो मिलेगी आपको। तो वो एक अलग बात है, पार्शियल है या नहीं है, स्ट्रेस तो डेवलप होगा। इसमें थर्ड वाले केस के अंदर तो मैंने चौथा यही बोल रहे हो, थर्ड ये वाला लेफ्ट, अच्छा। इसमें स्ट्रेस, थर्ड वाले में स्ट्रेस हो भी सकता है, नहीं भी, क्यों? पार्शियल बोला है ना, रिस्ट्रेनमेंट तो है ही।
अगर मैं पार्शियल वर्ड हटा दूं, रिस्ट्रेनमेंट, स्ट्रेस कब नहीं होगी? स्ट्रेस तब नहीं होगी जब आपको कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि ये जो दूसरा फिक्स्ड एंड है ये ज्यादा दूरी पे है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू डिफॉर्मेशन, तब कोई स्ट्रेस नहीं होगी। तो इसलिए तो लिखा है स्पेसिफिकली पार्शियल, यानी अगर टेम्परेचर के बढ़ने से जो एक्सटेंशन निकल के आ रही है वो इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे ज्यादा है, तभी तो केस बना पार्शियल का। नहीं तो फिर तो पहला वाला केस बन जाता, कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं। सो डू द एनालिसिस। एनालिसिस करनी है, क्या करो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो। So go for principle of superposition. So let us suppose this is our case. So ये हमारा केस है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, we have increased the temperature, इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार इंक्रीज बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंक्रीज ही आएगा। ये मान के चल रहा हूँ अगर इंक्रीज में जो मैंने केस किया, जब डिक्रीज आएगा आप सारी चीजें अपने आप रिवर्स कर दोगे। सो लेंथ ऑफ द मेंबर इज एल। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, व्हाट विल हैपन? इसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही, वो एक अलग बात है, जिसकी वजह से रिएक्शन डेवलप हो गई, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन इज डेवलप्ड। तो रिएक्शन इज डेवलप्ड। रिएक्शन नेचर क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन का नेचर क्या है? कंप्रेसिव है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाऊंगा, क्या बोलूंगा? जितनी एक्सटेंशन हुई टेम्परेचर के बढ़ने से और जितनी कॉन्ट्रैक्शन हुई रिएक्शन से, दोनों को अगर जोड़ू कितना निकल के आ रहा है? दोनों को अगर जोड़ू कितना निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। इट विल कम आउट टू बी जीरो। इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन आई, ये तो हमारा ओरिजिनल बार था, दिस वाज द ओरिजिनल बार। फिर टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन, ये लो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन, फिर रिएक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, ओवरलैप हो गया, थोड़ा सा नीचे करो, रिएक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन। सारी चीजें आपको एक ही डायग्राम में दिखा दी है, एवरीथिंग आई हैव शोन इन सिंगल डायग्राम ओनली। सो दिस वाज द रिएक्शन। रिएक्शन ये किसकी वजह से है? कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से है? रिएक्शन की वजह से है। ये किसकी वजह से है? ये थर्मल एक्सपेंशन है हमारी। ये है डेल्टा टी, दिस इज अवर डेल्टा टी। तो जितनी डिटेल में एनालिसिस हो सकती है वो सारी डिटेल एनालिसिस करके दे दिए। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाने के लिए भी देखो ये बना के दिखा दिया दूसरी तरफ आपको, रिस्ट्रेनमेंट। तो दिस इज अवर एनालिसिस, ये हमारी एनालिसिस है। अच्छा, ये डेल्टा नहीं लिखा था ना थर्मल वाला, एम्बिग्विटी हटाने के लिए, इसको कैसे लिखा था? इसको इस तरीके से लिखा था। जरा बताओगे वैल्यू कितनी होगी? डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर एल अल्फा डेल्टा टी, और कॉन्ट्रैक्शन पी एल बाई ए, सो पी एल बाई ए, सो पी एल बाई ए, यही है। सो विल से फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, क्या है हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन टोटल डिफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए? डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये दोनों जीरो होने चाहिए, कर दो भैया जीरो दोनों। सो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अल्फा डेल्टा टी एल, अब देखो एक्सटेंशन को आप पॉजिटिव बोल रहे हो, एल अल्फा डेल्टा टी, ये पॉजिटिव बोला है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव बोलूंगा। एल से कॉन्ट्रैक्शन एज नेगेटिव, ये जीरो के बराबर है। ये अगर जीरो के बराबर है तो सिंप्लीफाई किया, कुछ कटा, एल एल कट गया, आर बाय ए, ये लिखा हुआ है आर बाय ए। आर बाय ए को मैं क्या लिखूंगा? थर्मल स्ट्रेस। कितनी वैल्यू आ रही है आर बाय ए की? आर बाय ए की वैल्यू आ रही है, एल कट गया,
ये ऊपर चला गया, ई अल्फा डेल्टा टी, तो ये हमारा थर्मल स्ट्रेस आ गया, ई अल्फा डेल्टा टी। दिस इज अवर थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज अल्फा डेल्टा टी? व्हाट इज अल्फा डेल्टा टी? थर्मल स्ट्रेस। अल्फा डेल्टा टी को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये मेरी थर्मल स्ट्रेन थी, दिस वाज माय थर्मल स्ट्रेन। और थर्मल स्ट्रेन कौन सी? थर्मल स्ट्रेन कौन सी जो आपने प्रिवेंट करी, ध्यान रखना। तो थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, तो इसके आगे पी लिख दिया मैंने और आगे डिफाइन भी कर दिया। सो दिस इज थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। अभी तो मैंने पूरा ही प्रिवेंट कर दिया है, हर केस में पूरा प्रिवेंट नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, इसलिए पी लगाया है आगे। तो आप बोल सकते हो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू व्हाट? थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड। जरा बताना पहले वाले केस में व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड? पहले वाले केस में व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड? जीरो, तो थर्मल स्ट्रेस जीरो। कितना प्रिवेंट किया आपने? कुछ प्रिवेंट नहीं किया, फ्री है वो। तो जो स्ट्रेन आपने रोकी वही थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा जो पीछे थ्योरी में बताया है, और वही चीज आपको मैथमेटिकली दिख रही है यहाँ पे। दैट कैन बी रेफर्ड मैथमेटिकली। अच्छा, आप नेचर की बात करें, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल स्ट्रेस का नेचर क्या होगा? नेचर क्या है ऊपर देखो? कंप्रेसिव। और अगर घटाओगे तो जस्ट उल्टा। तो ये नेचर की बात कर लेते हैं अब हम। सो विल से here nature of thermal stress, here nature of thermal stress depends on, here nature of thermal stress depends on nature of change in temperature. Here nature of thermal stress depends on nature of change in temperature. कैसे? If temperature is increased, thermal stress causes compression in the bar. So thermal stress causes compression, hence it is compressive in nature. So hence it is compressive in nature. नेचर कंप्रेसिव हो जाएगा। और उल्टा कर दो, एंड इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, टेम्परेचर को घटाओगे इन दैट सिचुएशन, एंड इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, thermal stress causes what? Thermal stress causes tension, hence it is tensile in nature. Hence it is tensile in nature. Tensile in nature. क्लियर है पूरी कहानी? चलो इसमें एक स्पेसिफिक केस कर देते हैं। क्या स्पेसिफिक केस? आपने देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको रिस्ट्रेन कर रखा है, जो थर्मल स्ट्रेन है इसको रिस्ट्रेन कर रखा है, रोका हुआ है आपने। चलो इसको प्रिवेंट किया, मैं रिस्ट्रेन वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रेन और रिस्ट्रेन दोनों एक जैसे राइम हो रहे हैं। तो आपने थर्मल स्ट्रेन को प्रिवेंट किया हुआ है इसके अंदर, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। लेट सपोज आपने थर्मल स्ट्रेन को प्रिवेंट किया हुआ है पर आपका सपोर्ट यील्ड कर गया, भग गया दूर। यील्डिंग हो सकती है, लेट सपोज लूज कनेक्शन है, वेल्डिंग ब्रेक हो गई, नट ढीला हो गया, तो आपका जो सपोर्ट है वो यील्ड हो गया। अगर सपोर्ट यील्ड हो गया फिर भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, पर अब जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा वो किसकी वजह से डेवलप होगा? जितना स्ट्रेन अभी प्रिवेंट किया हुआ है।
जितनी स्ट्रेन आ गई उसकी वजह से नहीं होगा, जितना स्ट्रेन प्रिवेंट किया हुआ है उसी की वजह से होगा, इसलिए क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड। तो इस बात को वापस मेंशन कर देते हैं। सो वी कैन से इफ थर्मल स्ट्रेन इज रिस्ट्रेन्ड और प्रिवेंटेड, कुछ भी बोल सकते हो, इफ थर्मल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड पर सपोर्ट यील्ड कर जाते हैं, सो इफ थर्मल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड बट सपोर्ट्स यील्ड, यील्ड मतलब डिस्प्लेस कर जाते हैं, बट सपोर्ट्स यील्ड बाय अमाउंट, कुछ भी अमाउंट बोल दो, yield by amount delta, yield by amount delta. In such case also, in such case also, the thermal stress will develop. In such case also, the thermal stress is developed. The thermal stress is developed. Corresponding to what? Strain prevented. Corresponding to strain prevented. तो पीछे जो एक्सप्लेन किया उसके लिए वापस जानकारी लिख के दे दी, इतना स्ट्रेन प्रिवेंट हुआ है। डन, अप्लाई करो। लो, सर इस केस में स्ट्रेन जीरो होगा ना आफ्टर लूजिंग द कनेक्शन, आफ्टर लूजिंग द कनेक्शन, लूजिंग द कनेक्शन मीन्स व्हाट? लूजिंग द कनेक्शन का मतलब क्या है? अगर यील्डिंग ज्यादा निकल के आ जाती है डेल्टा टी से तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। अगर आपकी जो यील्डिंग है डेल्टा वो ज्यादा निकल के आ जाती है आपके स्ट्रेन से, तब कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ कितना स्ट्रेन प्रिवेंट किया, तो इस केस में कितना स्ट्रेन प्रिवेंट किया? कोई स्ट्रेन प्रिवेंट नहीं किया। अब आपकी लूजिंग कनेक्शन का मतलब क्या नहीं पता। सिंपल सवाल है। तो कितनी वैल्यू है? फाइंड आउट द थर्मल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, अल्फा इज गिवन। कितनी स्ट्रेन प्रिवेंटेड है? सारी की सारी। अब जो पीछे बताया उसी की एप्लीकेशन है। सो हाउ मच ऑफ द स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन प्रिवेंटेड। सो 200 जीपीए, सो 200 जीपीए 10 रेज पावर 3, स्ट्रेन प्रिवेंटेड अल्फा डेल्टा टी, अल्फा कितनी है 10 इंटू 10 रेज पावर -6, डेल्टा की कितना है 15, तो पूरी की पूरी स्ट्रेन प्रिवेंटेड है। द इंटायर स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड। जीरो? क्या जीरो डाल रहे हो भाई?
कितनी वैल्यू आ रही है? यूनिट्स एमपी है 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो चेक दी सेकंड केस। यील्डिंग कितनी दे रखी है? यील्डिंग दे रखी है आपको 0.1 mm की। अब यील्डिंग अगर 0.1 mm की है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा टी। एल एल्फा चेंज इन टेम्परेचर, एल है हमारी 2 मीटर की, एल्फा कितना है हमारा 10 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁶, 15। ये है मीटर, मीटर को बदल दिया एमएम में। निकालो डिफॉर्मेशन कितना है, थर्मल डिफॉर्मेशन 3 4 30 5 0.3 mm, 0.3 mm विच इज मोर देन व्हाट? यील्डिंग। चलो यील्डिंग, तो हमारा जो डेल्टा एल है वो कितना प्रिवेंट हुआ, या स्ट्रेन प्रिवेंटेड कितनी हुई? सो थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, ये लिखते हैं ना। सो थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड, कितनी स्ट्रेन प्रिवेंट करी? 0.3 ये एक्सटेंशन होती, उसमें से 0.1 तो होने दे दी, कितनी नहीं होने दी? 0.2 mm की नहीं होने दी। सो 0.3 - 0.1, यहाँ पर कितनी नहीं होने दी थी? 0.3 नहीं होने दी थी। तो स्ट्रेन प्रिवेंटेड क्या थी आपकी? कहाँ गई मेरी स्ट्रेन प्रिवेंटेड? ये पूरी थी स्ट्रेन प्रिवेंटेड, दिस वॉज दी कंप्लीट स्ट्रेन प्रिवेंटेड, ये पूरी स्ट्रेन प्रिवेंटेड आ गई थी आपकी। सो स्ट्रेन प्रिवेंटेड कितनी है? 0.1 0.2 बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारी? 2 मीटर की, 2 × 10⁻³ ये मेरी स्ट्रेन प्रिवेंटेड है। निकालो स्ट्रेन प्रिवेंटेड कितना आ रहा है? 0.22 तो कट गया, तो 10⁻⁻⁴ है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 10⁻⁴ ही आ रही है। सो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड। सो 200 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁴, 20 MP है। इस बार स्ट्रेस कम हो गया, देखो नाउ द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। देखो इस बार यील्डिंग कितनी हुई है? 0.2 mm की हुई है। इस बार यील्डिंग 0.2 mm की हुई है, तो स्ट्रेन प्रिवेंटेड कितना हुआ? 0.2 mm तो आपने एक्सपेंड होने दिया। 0.2 mm अगर आपने एक्सपेंड होने दिया, प्रिवेंट आपने बस 0.1 mm ही किया, उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या डेवलप होगी? सो 0.3 - 0.2 0.1। सो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू थर्मल स्ट्रेन प्रिवेंटेड। सो 200 × 10⁻³ अरे 0.1 mm तो ये एक्सटेंशन है मेरी, लंबाई भी तो डालनी है। लंबाई है 2 × 10⁻³। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी? ये वैल्यू आ रही थी हमारी, क्या था ये? 0.1, 0.1 तो ये है 1/2 0.5 10⁻⁻⁴। सो 0.5 × 10⁻⁻⁴, वह ज्यादा नहीं, कम हो जाएगा। 50 MP तो पॉसिबल ही नहीं है, 50 MP करा दिया। कितनी वैल्यू आ रही है? 10 MP है। तो जितने केसेस बन सकते थे अलग अलग, वो बना के दे दिए। डन। चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
डन। चलो देखो अब सवाल में क्या है। इस बार आपने प्रॉब्लम के अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? टेम्परेचर की वेरिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखी है। यानी जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे सपोर्ट ए से, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। सो टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, पर वेरिएशन कैसी है उसकी? पैराबोलिक है। द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इज पैराबोलिक। तो अगर टेम्परेचर देखोगे किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो ये ग्राफिकली वेरिएशन देख लो उसकी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो इट इज वेरिंग पैराबोलिकली। तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है पैराबोलिकली, सो वेरिएशन इज पैराबोलिक। तो एक्स डिस्टेंस की दूरी पे ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको टेम्परेचर का। ये टेम्परेचर कितना है? 0। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी? T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस। जब दूरी x है, जब दूरी x है तो उस समय टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? Tx²/L²। तो पैराबोलिक वेरिएशन है। तो फिर क्या करेंगे भैया? एलिमेंट ले लेंगे। एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करो, उसमें डिफॉर्मेशन निकालो। सेम प्रोसेस जैसे पीछे वाला है। तो हमने क्या किया? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करी, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx है। इसके अंदर निकाल लिया एक्सटेंशन हमने। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एल की जगह आ गया dx एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो क्या? डेल्टा टी बोले तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, सो dx एल्फा। डेल्टा टी कितना दे रखा है आपको सवाल में? डेल्टा टी दे रखा है आपको Tx²/L²। अब आपको क्या निकालना है? टोटल। टोटल निकालना है डेल्टा टी, तो इंटीग्रेट कर दो इसे। इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक। कांस्टेंट चीजें बाहर निकाली। कांस्टेंट चीजें क्या है? T α L²। ये कांस्टेंट है। अंदर है x² dx, 0 से लेके एल। T α L²L³/3 वेरिंग फ्रॉम, सॉरी, x³/3। L³ नहीं है, लिमिट डालने के बाद। So x³/3 varying from 0 to L. So the result comes out to be how much? T alpha L³/3 L². L³/3 L². L³/3 L². Result comes out to be how much? T alpha L/3. क्रॉस चेक करना। ये तो हमारा टोटल डिफॉर्मेशन आ गया। डिफॉर्मेशन आ गए तो क्या निकाल सकते हो आप? डिफॉर्मेशन आ गए तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड। पूरा ही प्रिवेंट कर रखा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन प्रिवेंटेड विल बी हाउ मच? T alpha L/3 डिवाइड बाय L, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? E alpha T/3। So E alpha T/3। So this is the result. Done. Noted. Noted. नोट कर लिया। अब क्या आ गया? कंपाउंड बार आ गया। कंपाउंड बार आ गया तो पहले थ्योरी कर लो उसकी। वापस आ जाओ पीछे। तो ये हमारा स्ट्रेस आ गया। चलो नेक्स्ट केस। नेक्स्ट ऑफ द केस उसी में कंटिन्यूएशन में ही है। मतलब अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी? मेंबर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज। केस नंबर 8 ही चल रहा है। केस नंबर 8 में ही हम सब पार्ट कर रहे हैं कॉम्पोजिट बार का।
So now we are talking about the composite bar. So composite bar subjected to temperature change. So composite bar which is subjected to temperature change. Composite bar का मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग मटेरियल है, और टू बी मोर प्रिसाइज ऐसे मटेरियल जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। तो इसमें भी पहला केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस, पहला केस है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर राइज केस। सो फर्स्ट इज टेम्परेचर राइज केस, जिसमें पहले मटेरियल के अल्फा दूसरे मटेरियल के अल्फा से ज्यादा है। चलो भाई बनाते हैं। दो मटेरियल दिखाने हैं, तो एक चीज तो यही कर सकता हूं मैं कि दोनों का कलर अलग अलग कर दूं, तो डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगी। ये हमारा कॉम्पोजिट बार है, दिस इज अवर कॉम्पोजिट बार, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है L। तो ओरिजिनल लेंथ है L, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, सो डेल्टा T, सो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, अब पहले वाले की अल्फा 1 ज्यादा है, तो एक्सटेंशन क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। चलो अब एक्सटेंशन भी बना के देखते हैं। तो पहले वाले में ये एक्सटेंशन ज्यादा, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर ध्यान रखने वाली, और दूसरे वाले में एक्सटेंशन कम। तो अगर एक कॉम्पोजिट बार नहीं होता तो आपको ये एक्सटेंशन इस तरीके से मिलती है। सो दिस एक्सटेंशन इज हाउ मच, एंड दिस एक्सटेंशन इज हाउ मच, दैट इज आल्सो नोन टू अस। दोनों वैल्यू पता है कितनी है ये। एल अल्फा 2 डेल्टा टी, एल अल्फा 1 डेल्टा टी। बट द पॉइंट इज दोनों कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट इस बात का मतलब क्या हुआ? जो दूसरा वाला बार है वो पहले वाले बार को क्या करेगा? अब एक्सटेंड नहीं होने देगा। एक्सटेंड नहीं होने देगा, इसका मतलब उसमें क्या डेवलप हो जाएगी? कंप्रेशन। और जो पहला वाला बार है वो दूसरे वाले बार को क्या करेगा? एक्सटेंड कराएगा। अगर वो उसको एक्सटेंड कराएगा, उसमें क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन। तो इसका मतलब जिसकी अल्फा ज्यादा थी उसमें डेवलप हो गई कंप्रेशन, जिसकी अल्फा कम थी उसमें डेवलप हो गई टेंशन। इस तरीके से कि दोनों की फाइनल डिफॉर्मेशन तो क्या निकल के आएगी? भैया सेम निकल के आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिट बार है। इसका मतलब जिसकी अल्फा कम थी वो क्या कर जाएगा? और एक्सटेंड करेगा। जिसकी अल्फा ज्यादा थी वो क्या करेगा? कंप्रेस कर जाएगा। तो ये इसकी कंप्रेशन है, ये इसकी, अरे यार, कंप्रेशन है, और ये इसकी एक्सटेंशन है। अच्छा, वैल्यू कितनी होगी ये तो निकालने आती है हमें डायरेक्टली, पी एल बाई ए। सो दिस विल बी हाउ मच? सी एल बाय ए, सी एल बाय ए ई, ए वन ई वन। ये कितनी होगी? टी एल बाय ए टू ई टू, ए टू ई टू। इस तरीके से कि दोनों की फाइनल डिफॉर्मेशन क्या निकल के आएगी? सेम निकल के आएगी, क्योंकि दोनों क्या है? कॉम्पोजिट है। दोनों को आपने ज्वाइन कर रखा है। तो जितना कलर चेंज हो सकता है ना, सारे चेंज करके दिखा दिए मैंने आपको। तो पहली चीज, अगर मैं बात करूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, टेंसाइल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक, कंप्रेशन फोर्स के बराबर होना चाहिए। सो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्यों लिखे स्टैटिक इक्विलिब्रियम? बहुत बार लिख दिया आप तो। मैं बोलूंगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कंप्रेशन किसके बराबर है? टेंशन के बराबर है। अगर कंप्रेशन टेंशन के बराबर है, ये तो फोर्स की बात हुई, तो स्ट्रेस के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इन पहला बार इंटू एरिया, टेंशन दूसरे में, स्ट्रेस इन दूसरा बार इंटू एरिया। क्लियर है? ये हमारी पहली रिलेशनशिप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। कितने अननोन है इसके अंदर? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन्स आर देयर। अब 2 अननोन है, इक्वेशन एक, दूसरी कहां से लाऊं? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सो फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, क्या बोलेंगे?
पहले बार के टोटल एक्सटेंशन शुड बी इक्वल टू दूसरे बार की टोटल एक्सटेंशन। पहले बार की एक्सटेंशन कितनी है? पहले बार की एक्सटेंशन है हमारी एल एल्फा वन डेल्टा टी और माइनस वॉट सी एल बाय ए वन ई वन। दूसरे बार की कितनी है टोटल एक्सटेंशन? अगर दूसरे बार की टोटल एक्सटेंशन की बात करें, इट विल बी इक्वल टू एल एल्फा टू डेल्टा टी प्लस टी एल अपॉन ए टू ई टू। टी एल अपॉन ए टू ई टू। सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको इधर उधर ले जाके, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। सो सी बाय ए वन, सी बाय ए वन तो मेरा क्या बन गया? स्ट्रेस बन गया ना। ये स्ट्रेस डाल सकते हैं। एल एल तो कैंसिल आउट होते हुए दिख रही है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। अगले पेज पे गए तो हमने बोला सिग्मा वन बाय ई वन प्लस सिग्मा टू बाय ई टू, यही बना ना। तो सिग्मा वन बाई ई वन इज इक्वल टू सिग्मा टू बाई ई टू। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, एल्फा वन माइनस एल्फा टू। सो एल्फा वन माइनस एल्फा टू इंटू डेल्टा टी। क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये रिलेशनशिप बन रही है कॉम्पोजिट बार के लिए। एल्फा वन माइनस एल्फा टू इंटू डेल्टा टी। तो दोनों रिलेशनशिप को यूज किया और ये रिजल्ट निकल के आया हमारा। दिस इज द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट। ये कहानी कब की है? ये कहानी तब की है जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड। अब टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करूंगा, ये डायग्राम काम आएगा? नहीं, ये डायग्राम काम नहीं आ पाएगा। सो टेम्परेचर फॉल केस, दूसरा केस उठाओ। सो बी इज अवर टेम्परेचर फॉल केस। टेम्परेचर फॉल केस है, अभी भी अल्फा वन किससे ज्यादा है? अल्फा टू से ज्यादा है। स्टिल अल्फा वन इज मोर देन अल्फा टू। वही कलर कॉम्बिनेशन ये रखते हैं, कलर कॉम्बिनेशन यही रखा। पहला बार दूसरा बार कॉम्पोजिट है, सो कॉम्पोजिट। इस बार टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इस बार टेम्परेचर को घटा रहे हैं। अल्फा वन अल्फा टू, लेंथ कितनी है? एल है। टेम्परेचर को घटाया, दोनों बार में कॉन्ट्रैक्शन होगी। किसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी? वेयर कॉन्ट्रैक्शन विल कम आउट टू बी मोर। पहले वाले में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा निकल के आएगी, पहले वाले में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा निकल के आएगी। तो ये पहले वाले बार की कॉन्ट्रैक्शन है। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैंने व्हाइट कलर से दिखाई है, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट इज मोर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेकंड इज लेस। तो पहले वाला बार ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। मैग्नीट्यूड कितना? व्हाइट कलर से लिखा था पीछे, व्हाइट कलर से लिखा था। सो पहले वाले बार की कॉन्ट्रैक्शन, पहले वाले बार की कॉन्ट्रैक्शन, या दूसरे वाले बार की कॉन्ट्रैक्शन। एल एल्फा वन डेल्टा टी, एल एल्फा टू डेल्टा टी। तो सिंस बार इज कॉम्पोजिट, दूसरा वाला बार पहले वाले बार को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। क्या डेवलप करा देगा उसमें? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन के लिए उसमें क्या डेवलप होनी चाहिए? टेंशन। उसी तरीके से पहला वाला बार दूसरे वाले बार को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए उसमें क्या डेवलप हो जाएगी? कंप्रेशन। तो इस बार इसमें डेवलप हुई टेंशन, इस बार इसमें डेवलप हुई कंप्रेशन। इस तरीके से कि इनकी फाइनल डिफॉर्मेशन क्या निकल के है? सेम निकल के। इन सच अ वे दैट फाइनल डिफॉर्मेशन इज सेम। फाइनल डिफॉर्मेशन की वैल्यू डाल दो। सो दिस contraction will be equal to C L upon A2 E2 and this will be T L upon A1 E1। जो रेड वाली है वो हमारी फाइनल डिफॉर्मेशन है, दोनों बार की सेम निकल के आएगी। सेम पीछे वाली एनालिसिस कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स जीरो, इसका मतलब कंप्रेशन बराबर टेंशन, यानी सिग्मा वन नहीं, इस बार कंप्रेशन किस में? दूसरे वाले में। तो सिग्मा टू ए टू इज इक्वल टू सिग्मा वन ए वन। तो यूनिफॉर्मिटी बनाई हुई है। तो पहली रिलेशनशिप तो ये आई। दूसरा सेम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन,
So from compatibility equation, compatibility equation क्या है? compatibility equation दोनों की फाइनल डिफॉर्मेशन सेम, तो L अल्फा 1 डेल्टा T, L अल्फा 1 डेल्टा T, तो L अल्फा 1 डेल्टा T में क्या करें भाई? ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, टेंशन को पॉजिटिव ले रखा है ना, तो माइनस L अल्फा 1 डेल्टा T, इसमें प्लस कर देंगे TL अपॉन A1 E1, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस L अल्फा 2 डेल्टा T माइनस CL अपॉन A2 E2। इक्वेशन एक बार चेक कर लो, यही है क्या? क्रॉस वेरीफाई, ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, फिर से अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, सेम ऊपर वाली रिलेशनशिप आई है, तो हम बोलेंगे सिग्मा 1 बाय E1 प्लस सिग्मा 2 बाय E2 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा T। सेम रिजल्ट, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ, फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है, इक्वेशन वही बन रही है। सो इन बोथ द केसेस इक्वेशन कम्स आउट टू बी सेम, बट दोनों बार के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसका नेचर अलग अलग है, नेचर इज डिफरेंट। नोटेड, नोटेड, स्ट्रेस का नेचर लिख दो। सो विल से इन बोथ द केसेस, in both the cases, in both the cases either temperature rise or fall, either temperature rise or fall, relationship क्या रहती है? Relationship comes out to be same, comes out to be same, but nature of the stress is different. But वेरिएशन क्या है? इफ टेम्परेचर बढ़ाया फॉर हायर अल्फा मटेरियल, जिसकी अल्फा ज्यादा है, क्या डेवलप हुआ था? ये लो, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जिसकी अल्फा ज्यादा है, उसमें क्या डेवलप हुआ? कंप्रेशन, कंप्रेशन इज डेवलप्ड, एंड फॉर लोअर अल्फा मटेरियल टेंशन इज डेवलप्ड, टेंशन इज डेवलप्ड। और अगर आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, सेम ऊपर वाली नीचे लिखी, बस रिलेशन उल्टा कर दिया, बट इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड फॉर हायर अल्फा मटेरियल, व्हाट विल बी हैपनिंग? फॉर हायर अल्फा मटेरियल व्हाट इज हैपनिंग? टेंशन, एंड फॉर लोअर अल्फा मटेरियल व्हाट इज हैपनिंग? ले लो, कंप्रेशन। वेरिएशन भी मेंशन कर दी। नोटेड, so bar which is subjected to temperature change, ठीक है।
अभी बार कैसे कनेक्टेड है? हाउ द बार्स आर कनेक्टेड? इन पैरेलल। अब बार को कनेक्ट कर दो सीरीज में, इसी में बनाया सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन विद एंड सपोर्ट। So series connection with end support. So series connection with end support. ये हमारी सीरीज कनेक्शन है एंड सपोर्ट के साथ। वैल्यू पुट करो, अल्फा 1 A1 L1 E1, अल्फा 2 A2 E2 L2। लेट सपोज टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हाट विल हैपन? दोनों के अंदर एक्सटेंशन होगी, दोनों के अंदर एक्सटेंशन होगी और एक्सटेंशन प्रिवेंटेड है, रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, विच विल इंड्यूस व्हाट? विच विल इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर देगा दोनों के अंदर। तो इस बार दोनों बार के अंदर क्या होगी? सेम नेचर की स्ट्रेस डेवलप होगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों में क्या डेवलप हुआ? अगर टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों में क्या डेवलप हुआ? कंप्रेशन। और टेम्परेचर घटाया तो दोनों में क्या डेवलप होगा? टेंशन डेवलप होगी। तो इस बार दोनों में नेचर सेम डेवलप हो रहा है स्ट्रेस का, पिछले केस में ऑपोजिट था। सो विल से इन दिस केस nature of stress will come out, we say. So in this case we can say, in this case if temperature, in this case if temperature is increased, temperature is increased or decreased, increased or decreased, both the members, both the members, both the members are subjected, both the members are subjected to compression or tension, compression or tension respectively। दोनों में टेंशन और कंप्रेशन आएगी, डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ाया घटाया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, फ्री एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फ्री एक्सपेंशन कितनी होगी? सो विल से इफ डेल्टा टी इज इंक्रीज्ड, डेल्टा टी इंक्रीज्ड है तो उस केस में हमारा फ्री एक्सपेंशन कितना होगा? सो फ्री एक्सपेंशन किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। नाम क्या रखा था इसका हमने? डेल्टा टी। किसके बराबर होगा? L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये हमारी फ्री एक्सटेंशन आ जाएगी। दिस विल बी फ्री एक्सटेंशन। अब क्योंकि आपने रिस्ट्रेन कर रखा है दोनों जगह से, क्या निकल के आ जाएगी? कंप्रेशन। तो दोनों में कंप्रेशन। सो विल से सिंस बार्स आर रिस्ट्रेन्ड, bars are restrained, bars are restrained, you can say compression will be how much? compression कितनी निकल के आएगी? दोनों में रिएक्शन है आर आर, दोनों में रिएक्शन है आर आर। तो मेरे को क्या लिखना है? आई हैव टू राइट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखे? हाउ टू राइट कॉन्ट्रैक्शन? दोनों में सेम नेचर ऑफ स्ट्रेस डेवलप हुई है। सो पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए स्ट्रेस। तो मुझे लिखना है कॉन्ट्रैक्शन। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा 1 L1 बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस सिग्मा 2 L2 बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पीएल बाय। अच्छा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाओ, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोथ मस्ट बी इक्वल।
कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगाओ, L1 alpha 1 delta t plus L2 alpha 2 delta t must be equal to what? Sigma 1 L1 E1 plus sigma 2 L2 E2. तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगाई, दोनों बराबर कर दिए, बोथ आर इक्वल। अच्छा, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दोनों के अंदर देखो रिएक्शन सेम डेवलप हो रही है, दोनों में रिएक्शन सेम डेवलप हो रही है, तो एक रिलेशन और आएगी हमारे पास। सो विल से ऑल्सो, क्या है एक रिलेशन और, सिग्मा 1 A1 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 2 A2, दोनों में रिएक्शन बराबर है, सो रिएक्शन इन बोथ इज इक्वल। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो आप, जो भी अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। बोथ द इक्वेशंस कैन बी सॉल्व टू कैलकुलेट द अननोन। सो ये आपका टेम्परेचर चेंज वाला केस आ गया। नोट करो, एक सवाल करें इसके ऊपर। नोटेड, नोटेड तो देखो ये सवाल है इसके ऊपर। सो खत्म, मेरे ख्याल से पहला चैप्टर, ज्यादा नहीं बचे सवाल, 36 पे तो आ ही गए। फ्री एक्सपेंशन प्लस कंप्रेशन जीरो और फ्री एक्सपेंशन कंप्रेशन सेम, हाँ सेम बात है। तो पहली वाली इक्वेशन में आपने एक्सपेंशन को पॉजिटिव माना है नेगेटिव माना है? जो आपकी पहली जो इक्वेशन बताई आपने, इसमें एक्सपेंशन को क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो नेगेटिव मान रहे हो? तो आपने लिखा फ्री एक्सपेंशन प्लस कंप्रेशन इक्वल टू जीरो, ये क्या है, पॉजिटिव ले रहे हो। तो कंप्रेशन को क्या लिखूंगा साथ में, जब इसकी वैल्यू डालूंगा, ये है मेरा एक्स, जब इसकी वैल्यू डालूंगा साथ में क्या है, माइनस वाई। देखो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है, यही तो लिखी है आपने, तो सेम बात ही तो है। क्योंकि पीछे सवाल भी कराया भैया, एक्सपेंशन पॉजिटिव है कंप्रेशन नेगेटिव हो गया, भी पीछे कोई सवाल किया हुआ होगा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने वैल्यू भी डाली थी उसकी नेगेटिव, कहीं ना कहीं तो भी कैलकुलेशन करी है मैंने, जहाँ नेगेटिव वैल्यू डाली है उसकी। हाँ क्या था कैलकुलेशन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी, ये लो, ये रहा, ये अभी 2 बार सॉल्व किया है। ये एक्सपेंशन था पॉजिटिव, भी है कॉन्ट्रैक्शन में देखो नेगेटिव डाली हुई है, एक्सटेंशन दोनों पॉजिटिव ले रखे हैं। तो देखो क्या पूछा सवाल के अंदर, चेक व्हाट इज बीइंग आस्क्ड।
आ रहा किसी का रिजल्ट? देखो सवाल क्या है। फॉलोइंग सिस्टम शोज कॉपर एंड स्टील बार फिक्स एट देयर एंड्स यूजिंग द प्लेट। ठीक है, कॉम्पोजिट है। अब देखो सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, दोनों ही है। इफ टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज रेज्ड बाय 30 डिग्री सेल्सियस फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड। तो दोनों में आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो एक रिलेशन तो कंपैटिबिलिटी आ जाएगी हमारी, तो एक रिलेशन तो कंपैटिबिलिटी वैल्यू आएगी। अल्फा किसका ज्यादा है? अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर, अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर। ठीक है, तो इसमें कॉपर में क्या डेवलप होगा? सो अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर, कंप्रेशन। चलो, बाकी दूसरे वाले में टेंशन आ जाएगा, निकालो। तो फ्री एक्सपेंशन, पहले तो फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। अब कॉपर में भी दो बार लगे हुए सीरीज के अंदर, दोनों का एरिया अलग अलग है, लेंथ आधी आधी है। तो फ्री एक्सपेंशन, पहले वाले की एक्सपेंशन L/2 अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी प्लस L/2 अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा टी। ये हमारी फ्री एक्सपेंशन आ गई। इसमें एरिया का कोई रोल नहीं है, तो अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी, दिस इज द फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरे वाले केस में फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील, ये भी एक्सपेंड ही करेगा। फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज हाउ मच? अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी, दिस इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील। तो कॉपर और स्टील की फ्री एक्सपेंशन आ गई हमारी निकल के। ठीक है, देन अगर हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसमें और क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन देखो, डायरेक्टली जैसे पीछे लगाई थी। सो फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दोनों की डिफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एक्सपेंशन को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव होगा। कॉपर में एक्सटेंशन था कितना? अल्फा कॉपर डेल्टा टी, यही है। माइनस इसमें डेवलप हुई कंप्रेशन, क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा था, कंप्रेशन हुई। दोनों में कंप्रेशन आएगी, दोनों में कंप्रेशन आई, यानी दोनों में कंप्रेशन आई, दोनों में ही नेगेटिव साइन चलेगा। इसका कंप्रेशन अलग, इसका कंप्रेशन अलग। दोनों में फोर्स की वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट होगी? दोनों में जो फोर्स की वैल्यू डेवलप होगी, दोनों बार के अंदर, कॉपर के जो बार है, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट होगी? सेम। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि एरिया दोनों का क्या है? डिफरेंट है। तो फोर्स की वैल्यू सेम, स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट। तो आप फोर्स के टर्म में भी चल सकते हो और स्ट्रेस के टर्म में भी चल सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे। तो अगर मैं स्ट्रेस के टर्म में चलूँ, तो अल्फा कॉपर 1 PL/A, एल है हमारी L/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि कॉम्प्रेशन है। अल्फा कॉपर 2, लंबाई कितनी है इसकी भी? L/2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्टील डेल्टा टी। और इसमें क्या है? एक्सटेंशन, टेंशन है, तो एक्सटेंशन, तो प्लस स्ट्रेस इन स्टील, लंबाई L है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। दिस इज अवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दूसरा सिग्मा Fx0 स्टैटिक्स इक्वेशन, तो ये हमारी स्टैटिक इक्वेशन है। दोनों में कंप्रेशन बराबर टेंशन होगा, तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0 हम बोलेंगे कंप्रेशन फोर्स बराबर टेंशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स ध्यान रखना पहले और दूसरे में भी सेम है। तो कंप्रेशन फोर्स किसके अंदर? कॉपर के अंदर। दिस इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स जो कॉपर का दूसरा पोर्शन है, दिस इज इक्वल टू टेंशन इन व्हाट? स्टील। फॉर मोर सिंप्लिसिटी, आपकी समझ के लिए, और नीचे सब्सक्रिप्ट भी डाल दिया। पहले वाले में हमारा स्ट्रेस इन Cu1 इनटू एरिया, स्ट्रेस इन Cu2, इसका एरिया कितना है? दुगना है, सो ट्वाइस ऑफ एरिया। दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील, और इसका एरिया कितना है? 50। एरिया हमारे स्टील का 50, तो एरिया, ये लो एक रिलेशनशिप हमारी ये निकल के आ गई।
दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप। पूछा क्या अगले ने, पूछा फाइंड दी स्ट्रेसेस इन द रॉड। स्ट्रेस निकालने रॉड के अंदर, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या रिजल्ट है। सॉल्व दिस इक्वेशन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। सो फ्रॉम 1 and 2, नाउ इट इज अप टू यू टू सॉल्व। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। आ रहा है किसी का? अब तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करके बताओ स्ट्रेस इन स्टील कितना है और स्ट्रेस इन कॉपर कितनी है। क्वेश्चन स्लाइड। CU1 7.2, CU1 7.2, तो ये आ रहा है 7.2 न्यूटन पर mm²। तो CU2 कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दो 3.6 न्यूटन पर mm²। और फिर स्टील में तो सेम ही आ रही है स्ट्रेस CU1 के, तो CU1 के बराबर ही है, CU1 के बराबर है तो 7.2 न्यूटन पर mm²। स्टील में भी सेम ही है, तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी सेम। डन डन। चलिए बाकी फिर कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।